गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। अभी तक बच्चों हमने विकलांग बालकों के विषय में बताया, विकलांग बालकों का प्रकार बताया था, विकलांग बालकों के लिए समावेशी शिक्षा, विकलांग बालकों के अध्यापकों का व्यवहार, विकलांग बालकों के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं, इन सभी के विषय में आपको ज्ञान करा दिया था। आज हम आप लोगों को विकलांग बालकों के अधिकार बनाम आवश्यकताओं के विषय में बताएंगे। विकलांग बालकों की आवश्यकताएं क्या हैं और विकलांग बालकों को किन किन अधिकारों को, विकलांग बालकों को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, इनके विषय में आपको बताएंगे। तो बच्चों, आप सभी ये जानते हैं कि सामान्य बालकों की तरह ही विकलांग बालकों की भी अपनी मूल आवश्यकताएं होती हैं, उनकी भी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जैसे सामान्य बालकों की होती हैं। जैसे सामान्य बालक स्नेह चाहता है, प्यार चाहता है, सुरक्षा चाहता है, ठीक वैसे ही ये भी बालक, विकलांग बालक भी सुरक्षा चाहते हैं, उन्हें भी प्यार पाने और करने की आवश्यकता महसूस होती है, किसी एक समूह से संबंधित होने तथा समुदाय द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त विकलांग बालकों की कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी वह चाहते हैं जिस तरीके से सामान्य बालक की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं आवश्यकताएं पूर्ण होने के बाद वे अपने फैसिलिटीज़, अनावश्यक आवश्यकताएं जो उनके जीवनचर्या में ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐशो आराम के लिए आवश्यक है, वो उनकी आवश्यकता बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से विकलांग बालकों के लिए भी कुछ विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें उन्हें मिलनी चाहिए। जैसे ज्ञान प्राप्त करने और समझने की आवश्यकता, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, उन्हें भी समझने की आवश्यकता होती है। सृजनात्मकता और निर्माण तथा अनुसंधान संबंधी आवश्यकता, अपने विशिष्ट योग्यता तथा योग्यताओं का, जो उनमें विशिष्ट योग्यता है उस योग्यता का और उन योग्यताओं की उचित विकास की आवश्यकता, उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता, उन योग्यताओं के उचित विकास करने की आवश्यकता, आत्माभिव्यक्ति और आत्म प्रदर्शन की आवश्यकता। इस प्रकार विकलांग बालकों को न केवल उनकी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षरत रहना पड़ा बच्चों, बल्कि उन्हें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी बहुत आवश्यकता होती है। जहाँ भी उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा आती है, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा आती है या बाधा उत्पन्न होता है, वहीं पे वह मानसिक व संवेगात्मक रूप से बाधित हो जाते हैं। बच्चों, विकलांग बालकों को अपने विकास के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। उसे उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा समस्याओं के संदर्भ में पूरी तरह समझा जाना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे बालक बहुत अधिक जिज्ञासु तथा ज्ञान पिपासु वाले होते हैं, इसलिए वह सदैव गहन अर्थ रखने वाले प्रश्न पूछते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिज्ञासु और ज्ञान पिपासु स्वभाव के होते हैं। हमेशा इनके प्रश्न गहन अर्थ रखने वाले होते हैं।
जिसके लिए प्रायः अध्यापक तथा अभिभावकगण उसकी मूल प्रवृत्ति जो उसकी विशिष्ट योग्यता है उसकी परवाह किए बिना बुरी तरह से उन्हें झिड़क देते हैं। और कभी कभी ऐसे बालक जब अपनी सृजनात्मकता, अन्वेषण प्रवृत्ति और मौलिकता के लिए वे किसी से प्रशंसा के 2 शब्द चाहते हैं और उन्हें वो प्रशंसा नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें डांटना झिड़कना मिल जाता है, कटु आलोचना एवं बुरे व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बातों से ऐसे बालक अपने आप को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। इस परिस्थिति में अध्यापक द्वारा दिखाई गई थोड़ी सी लापरवाही अथवा असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार उसे और अधिक विचलित कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह एक समस्यात्मक बालक बन जाता है। वह एक कैसा बालक बन जाता है? समस्यात्मक। अब उसके व्यवहार परिवर्तित होने लगे हैं, अब उसकी कार्य की क्षमता दमित होने लगी। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि इन कार्यों को करने से उसे डांट मिलती है, झिड़क मिलती है, उसकी अवहेलना होती है, उसे उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। बच्चों, किसी भी परिस्थिति में जब एक विकलांग बच्चे के ऊपर आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है अथवा बात में उसकी प्रशंसा की जाती है, तब वह अपने आप को दूसरों से बहुत अधिक श्रेष्ठ समझने लगता है। एक स्थिति ये है इसमें बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है, बच्चे के रचनात्मक कार्यों पे उसको प्रशंसा नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में बच्चा अपने आप को असुरक्षित एवं उपेक्षित महसूस करता है। दूसरी स्थिति ये आती है कि जब एक विकलांग बच्चे के ऊपर आवश्यकता से अधिक, एक पे तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, दूसरे पे आवश्यकता से अधिक अगर ध्यान दिया जाता है अथवा बात में उसकी प्रशंसा की जाती है, तो वह बालक जो है अपने आप को दूसरों से बहुत अधिक श्रेष्ठ समझने लगता है और उसमें अहंकार तथा दंभ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप बच्चों वह बालक अपने सहपाठियों तथा मित्रों को तुच्छ और मूर्ख समझकर उनसे घृणा करने लग जाता है। दूसरी तरफ साथ के बच्चे भी उसको अपने से कुछ भिन्न समझने लगते हैं, कुछ उसकी विकलांगता के कारण उसे ईर्ष्या एवं द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार से विकलांग बालकों को उसके अपने समूह द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है, अंगीकृत नहीं किया जाता है तथा वह इस प्रकार से अपने समूह में अलग थलग पड़ जाता है और इसके कारण उस बालक का सामाजिक बहिष्कार उसे काफ़ी अशांत बना देता है और धीरे धीरे या तो प्रतिकार की भावना से बार उसे अस्वीकृत कर दिया जाए तो उसके अंदर प्रतिकार की भावना आ जाती है और प्रतिकार की भावना से वह बालक विद्रोही और लड़ाकू बन जाता है या वह अपने आप में सिमटकर उसका व्यक्तित्व पूरी तरह दब जाता है। ये 2 तरह के बालकों के विषय में था। एक जिसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो वह अपने आप को असुरक्षित एवं अपेक्षित समझता है। एक को आवश्यकता से अधिक प्रोत्साहन मिलता है, आवश्यकता से अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे वह घमंडी हो जाता है, दंभित हो जाता है, वह अपनी मूर्खतावश अपने ही लोगों से कटने लगता है, घृणा करने लगता है, जिससे लोग उससे
स्त्रियाँ एवं द्वेष करने लगते हैं, उसे चिढ़ने लगते हैं और उसे बहिष्कृत कर देते हैं, अपने समूह में अंगीकृत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रतिकार की वजह से उस बालक का स्वभाव विद्रोही एवं लड़ाकू बन जाता है और वह अपने आप में सिमट कर रह जाता है, जिससे कि उसके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। एक अन्य तरह, अब ये तीसरे प्रकार का बालक जो होते हैं, एक अन्य तरह भी विकलांग बच्चों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समायोजन की समस्या का शिकार होना पड़ता है। एक अन्य कारक यह है कि विकलांग बच्चों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली में समायोजन की समस्या का शिकार होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कक्षा में सामान्य अथवा औसत बच्चे को ध्यान में रखकर सभी प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, सभी को एक जैसा कार्य दिया जाता है। विकलांग बच्चों के लिए कोई चुनौती देने में असमर्थ होता है। विकलांग बच्चे कोई भी चुनौती देने में असमर्थ होते हैं, अतः या तो वह इसे झटपट पूरा कर लेता है अथवा या तो वह बच्चा उस कार्य को बहुत जल्दी पूरा कर लेगा या तो वह उस कार्य में रुचि ही नहीं लेगा। परिणाम स्वरूप वह सुस्त, लापरवाह, अशांत और बेचैन हो उठता है और ऐसी स्थिति में बच्चों खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इस युक्ति को चरितार्थ करते हुए वह अपने समय और शक्ति को कक्षा में शैतानी करने, अनुशासन संबंधी समस्याएं खड़ी करने में खर्च करता है। इस प्रकार से पर्याप्त सुविधाओं, उचित वातावरण और इनकी आवश्यकताओं तथा समस्याओं के उचित ज्ञान के अभाव में विकलांग बालकों के समस्यात्मक बालक बनने की बहुत अधिक संभावना हो जाती है और इस प्रकार के अनेक प्रतिभाएं धूल में मिलती रहती हैं। इस दृष्टि से विकलांग बालकों के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। उनकी शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की पूरी आवश्यकता है। विकलांग बालकों की शिक्षा में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और यह विशेष ध्यान एक प्रशिक्षित अध्यापक ही उसे प्रदान कर सकता है, जो विभिन्न कौशलों से प्रशिक्षण प्राप्त किया, वह विभिन्न कौशलों की जानकारी रखता है, तभी वह इन बच्चों को समझ सकता है। नहीं तो ये विकलांग बालक एक अच्छी प्रतिभा युक्त होते हुए भी इनकी प्रतिभाएं धूमिल हो जाती हैं, धूल में मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझने का तरीका सही नहीं होता है। उनकी आवश्यकताओं, उनकी सुविधाओं, उचित वातावरण, आवश्यकताओं तथा समस्याओं के उचित ज्ञान के अभाव में, संपूर्ण ज्ञान के अभाव में, अगर वो प्रशिक्षित अध्यापक नहीं तो उसके अभाव में वह बच्चों पर सही ढंग से ध्यान नहीं देता है, सही ढंग से पाठ्य सामग्री का पठन पाठन नहीं कराता है, जिसके कारण विकलांग बालकों के समस्यात्मक बालक बनने की बहुत अधिक संभावना होती है। अब आता है बच्चों विकलांग बालकों के अधिकार। विकलांग बालक सामान्य बालक से प्रत्येक अवस्था में कम होता है। सामान्य बालकों की तुलना विकलांग बालकों से नहीं की जा सकती है। जिस तरीके से सामान्य बालक किसी भी कार्य को आसानी से कर लेते हैं, किसी भी बात को आसानी से समझ लेते हैं, हर कार्य को करने की तत्परता उनमें रहती है, वो चीज़ें विकलांग बालकों में नहीं होती हैं। प्रत्येक अवस्था में ये सामान्य बालकों से कम होते हैं। इस कारण उनके लिए कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक विकलांग व्यक्तियों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया तथा उनके साथ भेदभावपूर्ण लंबे समय तक उनको उनके
मौलिक अधिकारों से विकलांग बालकों को वंचित रखा गया, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। दुर्भाग्यवश समाज यह विश्वास करता है कि व्यक्ति जो विकलांग अथवा अशक्त है वह बालक या व्यक्ति उत्पादन कार्य में सहयोग नहीं कर सकते हैं, न वह उत्पादन कार्य में सहयोग कर सकते हैं, नहीं वह शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हैं, नहीं वे समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने के योग्य हैं। समाज की यह नकारात्मक अभिवृत्तियां ही एक विकलांग व्यक्ति को समाज एवं परिवार के लिए अभिशापित बना देता है। बच्चों, समाज एवं परिवार के लिए अभिशाप है, जिम्मेदारी एवं बोझ मानने का एक कारक है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इस कारण होता है क्योंकि समाज में विकलांग व्यक्तियों के प्रति गलत धारणाएं प्रचलित हैं। हम यह भूल जाते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है और इसी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सभी व्यक्तियों में कई प्रकार की अलग अलग क्षमताएं एवं योग्यताएं होती हैं। कई व्यक्तियों में अलग अलग तरह की क्षमताएं एवं योग्यताएं होती हैं तथा कई प्रकार की कमियां, अभाव एवं अक्षमताएं भी। किंतु किसी एक अक्षमता, कमी या अभाव के कारण संपूर्ण अयोग्य एवं अक्षम नहीं हो पाता है, नहीं हो जाता है। जैसे बच्चों, कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि कोई बच्चा पैर से विकलांग है, यानी उसके एक पैर में पोलियो हो गया है, तो क्या उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है? हो सकता है उसका दिमाग बहुत तेज हो। उस बच्चे को अगर पढ़ने की सुविधा प्रदान की जाए तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS से वैज्ञानिक बन सकता है। तो किसी एक पक्ष के अक्षमता को उसके संपूर्ण पक्ष को अयोग्य एवं अक्षम नहीं जाना जा सकता है। इस तरह से हमारे शरीर का कोई अंग अथवा प्रणाली के दोषपूर्ण होने से संपूर्ण शरीर बेकार नहीं हो जाता है। विकलांगता चाहे बाहरी रूप में प्रदर्शित होने वाली हो अथवा छुपी हुई हो, उसकी क्षमताएं अधिक हों या अक्षमताएं अधिक हों, परंतु बच्चों, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ क्षमताएं आवश्यक रूप से शेष रहती हैं और विकलांग व्यक्ति भी समाज का एक महत्वपूर्ण अभिन्न अंग एवं व्यक्ति बन सकता है अगर उस पर ध्यान दिया जाए। जैसा कि ये हमेशा कहा जाता है, यह हमेशा होता है कि एक अंधेरी सुरंग के बाद प्रकाश की एक किरण अवश्य दिखाई देती है। ऐसा ही इन विकलांग बालकों के मामले में भी हो रहा है। समय के बदलाव के साथ वैज्ञानिक आविष्कारों, तकनीकों के विकास के साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के साथ वर्तमान समय में समाज के दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। वर्तमान समय में विश्व के अनेक हिस्सों में लोगों ने मानवता की सहायतार्थ अनेक संगठन बनाए
और इन विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, सुरक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं की नींव डाली है तथा ऐसे व्यक्ति के लिए शरण स्थलों का विकास, शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, अस्पताल, अन्य विशेष संस्थान एवं कई सामाजिक एवं सामुदायिक सुविधाओं तथा कानूनी प्रावधानों का निर्माण हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों पर अनेक बार विचार विमर्श हुए और कई घोषणाएं की गई। बच्चों के अधिकारों पर जिनेवा घोषणा 1924 प्रमुख है। इन घोषणाओं को मानव अधिकारों की संयुक्त घोषणा, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति एवं अन्य घोषणाओं को मान्यता दी। इस प्रकार से जो पहले की सोच थी, प्राचीन काल की जो सोच थी, उनमें परिवर्तन है। वर्तमान समय में बदलाव के साथ समाज के लोगों का दृष्टिकोण बदला और अब लोग विकलांग बालकों के प्रति जागरूक हुए। उन्हें शिक्षा, व्यवसाय, व जिस कार्य के योग्य हैं उनको सुविधाएं प्रदान करके, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके उनके अधिकारों को बनाया गया और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया एवं सुविधाएं प्रदान की गई। बच्चों, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ घोषणाएं की। यह घोषणा विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा थी और अधिकारों की घोषणा करती है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही का आह्वान करती है ताकि इन अधिकारों के संरक्षण के लिए सामान्य रूप से एक ही रूपरेखा का प्रयोग, अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग नहीं हो, एक ही तरीके से प्रयोग। सबसे पहले शब्द विकलांग व्यक्ति का अर्थ है, विकलांग व्यक्ति शब्द का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो अपने आप पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सामान्य व्यक्ति की आवश्यकताओं और सामाजिक जीवन को सुनिश्चित करने में असमर्थ हों, जिसके कारण उसकी शारीरिक या मानसिक क्षमता की कमी या न होना हो, उसे हम विकलांग शब्द से संबोधित करेंगे। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्ति बिना किसी अपवाद के जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक आर्थिक स्थिति, जन्म या किसी अन्य भेदभाव के सभी अधिकारों के हकदार होंगे जो इस घोषणा के अंतर्गत उसे प्रदान किया गया कि विकलांग व्यक्ति को बिना किसी अपवाद के, बिना किसी भेदभाव के जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राष्ट्रीय या सामाजिक आर्थिक स्थिति, जन्म या किसी अन्य भेदभाव, कोई भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। वे सभी अधिकारों के हकदार होंगे। उनके लिए किसी भेदभाव या किसी अपवाद की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्ति किसी भी जाति का हो, प्रकृति का हो, उसकी विकलांगता की प्रकृति कोई भी हो, विकलांगता की गहनता का हो, उसे उसी प्रकार मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे जो उसके समान उम्र के सामान्य
बालकों एवं साथियों को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि विकलांग व्यक्ति का पहला और मौलिक अधिकार है यथासंभव सामान्य और पूर्ण रूप से अच्छा जीवन व्यतीत करने का। जो एक सामान्य बालक व्यतीत करता है वही एक विकलांग बालक भी व्यतीत करेगा। नेक्स्ट है, विकलांग व्यक्ति को भी वही नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हैं। विकलांग व्यक्तियों को भी वही नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो अन्य सामान्य व्यक्तियों को प्राप्त हैं। नेक्स्ट, विकलांग व्यक्ति ऐसे सभी उपायों का अधिकारी है जो उसे यथासंभव आत्मनिर्भर बनाने के लिए किए जाते हैं। इसके साथ साथ विकलांग व्यक्ति को अधिकार है कि उसकी क्षमताओं के अनुसार उसे रोजगार प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उपयोगी, उत्पादनकारी और लाभकारी कार्य में शामिल होने का व ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने एवं आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा पाने का भी अधिकार है। विकलांग व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत वो जिस क्षमता, जिस योग्यता के अनुसार है, उस योग्यता के अनुसार उसे रोजगार प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसे उपयोगी बनाने में, उत्पादनकारी लाभकारी कार्यों में शामिल होने, ट्रेड यूनियन का सदस्य बनने एवं आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने का भी उन्हें भी अधिकार प्रदान है जैसे सामान्य व्यक्तियों को प्रदान होता है। विकलांग व्यक्तियों को मानसिक चिकित्सा और क्रियात्मक उपचार जिसमें प्रोस्थेटिक और आस्थोटिक उपकरण चिकित्सा शामिल है। इसके साथ साथ सामाजिक पुनर्वास शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास सहायता, परामर्श, नियोजन तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है जो उन्हें उनकी क्षमताओं और कौशलों को अधिकतम विकसित करने और उनकी सामाजिक एकता और एकीकरण की प्रक्रिया को तेज करता हो। वो सभी सुविधाएं इनको मिलेंगी। इसके साथ साथ बच्चों, विकलांग व्यक्तियों को अधिकार है कि वे सभी अवस्थाओं में आर्थिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए। विकलांग व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वह अपने परिवार या देखरेख करने वाले अथवा माता पिता के साथ रह सकें और सभी सृजनात्मक या मनोरंजन संबंधी कार्यकलापों में भाग ले सकें। यदि विकलांग व्यक्ति को विशिष्ट स्थापना आवास में रहना अनिवार्य हो तो वहाँ वातावरण और रहने की स्थितियाँ उस व्यक्ति के सामान्य जीवन के यथासंभव निकटतम हो जो उस व्यक्ति की आयु के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणाओं में ये भी शामिल था कि विकलांग व्यक्तियों की सभी प्रकार के शोषण, सभी विनिमयों और भेदभावपूर्ण दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से सुरक्षा किया जाए। विकलांग व्यक्ति अपने लिए, अपनी सुरक्षा, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के आवश्यक एवं निश्चित वैधानिक मदद लेने के लिए अधिकारी हैं एवं यदि उसके खिलाफ कोई वैधानिक कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वैधानिक प्रक्रिया करते समय उसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जाए। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार के संबंध में निःशक्त व्यक्तियों के संगठनों से आवश्यक रूप से परामर्श लिया जाना चाहिए। और लास्ट में आता है कि विकलांग व्यक्ति, उसका परिवार व समस्त समुदाय को
उक्त घोषणा में दिए गए सारे अधिकारों की संपूर्ण जानकारी सभी उपयुक्त साधनों से सूचित किया जाए। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकलांग बालकों के अधिकारों के लिए एक रूपरेखा तैयार किया और यह सभी के लिए समान है, चाहे वो कहीं भी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पश्चात भारतीय परिदृश्य में भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात बच्चों विकलांगता के क्षेत्र में सामाजिक स्तर पर अनेक प्रयत्न हुए। 1977 में 1977 में समाज कल्याण मंत्रालय ने दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित तथा गत्यात्मक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए शासकीय विभाग एवं शासन के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ग सी एवं वर्ग डी के रिक्त पदों के लिए 3% आरक्षण का प्रावधान किया। 1977 में विकलांग बालकों के लिए रिक्त पदों में 3% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1981 का वर्ष विकलांग व्यक्तियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। इसके फलस्वरूप अनेक संगठनों ने शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास योजनाएं प्रारंभ की। ESCAP ने 1983 से 1992 तक के दशक के विकलांग व्यक्तियों के लिए एशिया पैसिफिक दशक घोषित किया। पिछले दशक में विकलांग व्यक्तियों के क्षेत्र में अत्यधिक कार्य हुआ। इसी के पश्चात भारत में भी विकलांगता के क्षेत्र में 3 प्रमुख अधिनियम बने एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी विशेष शिक्षा क्षेत्र को प्रमुख स्थान मिला। और ये तीन प्रमुख अधिनियम जो थे वो थे भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, दूसरा विकलांगजन अधिनियम और तीसरा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। इन तीनों अधिनियम के बनाने का मुख्य उद्देश्य था विकलांग व्यक्तियों को विकसित करने हेतु, मानव संसाधन के रूप में विकलांग व्यक्तियों को विकसित करने हेतु कार्य किया जाना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको रहने की सुविधा प्रदान करना। इन सभी कार्यों और इन सभी विकलांग व्यक्तियों की आवश्यकताओं और विकास को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बच्चों भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जो है 1992 विकलांग लोगों के लिए 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किए जाने के बाद से भारत सरकार ने भी विकलांगों के पुनर्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के कारण देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ। इन कमियों को दूर करने हेतु तथा कार्यक्रम को बेहतर बनाने हेतु भारत सरकार ने 1986 को भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का निर्णय लिया और बाद में इस परिषद को वैधानिक अधिकार देने के लिए उसके कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित किया गया और दिसंबर 1992 को अधिनियम के रूप में मंजूरी मिली एवं इसे भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों विभिन्न योग्यता वाले निचले स्तर से शीर्ष स्तर तक मानव संसाधन के रूप में विकलांग व्यक्तियों को विकसित करने हेतु कार्य किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है विकलांगों के जीवन चक्र की आवश्यकताओं को पूरा करना, जिसमें शारीरिक शिक्षा एवं पुनर्वास है, शैक्षिक पुनर्वास है, व्यवसायिक पुनर्वास है और सामाजिक पुनर्वास के माध्यम से इनको सहायता प्रदान की जाती है।
इसके पश्चात दूसरा आता है बच्चों विकलांग जन अधिनियम। यह अधिनियम लोकसभा द्वारा 12 दिसंबर 1995 में पारित किया गया 1995 द्वारा पारित किया गया एवं 7 फरवरी 1996 को यह लिपिबद्ध किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से बच्चों विकलांग व्यक्तियों को देश के उत्पादक नागरिक बनाने के लिए सेवाएं देने, सुविधाएं एवं समान अवसर प्रदान करने हेतु राष्ट्र निर्माण में इनकी पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस उपलब्धि एवं कदम है तथा यह इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों की जिम्मेदारियों की व्याख्या करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों एवं सुविधाओं के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई तथा रोकथाम तथा पुनर्वास को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, आरक्षण, अनुसंधान, अवरोध रहित वातावरण, अभिवेदीकरण, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास, बेरोजगारी भत्ता, विशेष बीमा योजना एवं गंभीर विकलांग व्यक्तियों हेतु गृहों की स्थापना के क्षेत्र में भावी योजनाओं की व्याख्या करता है। इसे विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के नाम से जाना जाता है, जिसे संक्षेप में पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 भी कहा जाता है। संपूर्ण अधिनियम में विकलांगों की समस्त समस्याओं एवं आवश्यकताओं को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण अध्यायों में बांटा गया। प्रथम अध्याय में 7 प्रकार के विकलांगों का वर्णन किया गया है, जिसमें दृष्टिहीनता, अल्पदृष्टि, मानसिक विमंदता, मानसिक बीमारी, श्रवण क्षति, गत्यात्मक विकलांगता, कुष्ठ रोग मुक्त। इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल प्रावधानों का लाभ लेने हेतु विकलांगता प्रमाणीकरण आवश्यक है। प्रमाणीकरण के लिए 40% या उससे अधिक की विकलांगता आवश्यक है। यह प्रमाणीकरण चिकित्सा अथवा सक्षम अधिकारी जो कि सरकारी अस्पतालों एवं संस्थाओं से संबंधित होना आवश्यक है। दूसरा आता है केंद्रीय समन्वय समिति एवं कार्यकारी समिति। इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी कार्य को करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय समन्वय समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत केंद्रीय समन्वय समिति विकलांगता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेंगे और विकलांग व्यक्तियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निरंतर व्यापक नीति शुरू करने के कार्य को सरल बनाएंगे। राष्ट्रीय नीति का विकास होगा जिसमें विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केंद्र सरकार को विकलांग व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों, विधानों और परियोजनाओं को बनाने में सलाह देना होगा। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों, जन सुविधाओं, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित कराने के लिए कदम उठाना होगा। केंद्रीय कार्यकारी समिति एक कार्यकारी समिति का गठन किया है। इस कार्यकारी समिति के 23 सदस्य होंगे, जिसमें 5 सदस्यों का विकलांग होना अनिवार्य है। समिति प्रत्येक 3 महीने में बैठक करेगी तथा इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय समन्वय समिति के निर्णयों के क्रियान्वयन की होगी। तीसरा अध्याय जो आता है, तीसरा अध्याय राज्य समन्वय एवं कार्यकारी समिति। प्रत्येक राज्य एक राज्य समन्वय समिति का गठन करेगा, जिसमें 32 अधिकारी और 5 गैर अधिकारी सदस्य होंगे। एक राज्य कार्यकारी समिति
का गठन होगा, जिसके 13 आधिकारिक एवं 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे। राज्य समन्वय समिति एवं राज्य कार्यकारी समिति के कार्य वही होंगे जो केंद्रीय समिति होंगे। चौथे अध्याय में रोकथाम एवं शीघ्र पहचान की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम के इस अध्याय के अंतर्गत विकलांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान एवं निदान हेतु राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय अपनी आर्थिक तथा विकास की क्षमताओं के अनुसार कार्य करेगी, जिसमें बच्चों विकलांगता की उत्पत्ति को जानने के लिए सर्वेक्षण, परीक्षण तथा अनुसंधान कराया जाएगा। विकलांगता की रोकथाम के विभिन्न उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा। खतरे की कगार पर के बच्चों को पहचान कर वर्ष में कम से कम एक बार जांच सेवा प्रदान की जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मचारियों को उपलब्ध कराना होगा। जच्चा बच्चा की प्रसूति एवं पूर्व और प्रसूति के समय, प्रसूति के पश्चात उचित देखभाल की जाएगी। सूचनाओं के विस्तार द्वारा सामान्य साफ सफाई, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। ये लोगों को पूर्वशाला, विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूक एवं प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। इनके साथ साथ विकलांगता के कारणों एवं रोकथामों के उपायों के बारे में लोगों को टीवी, रेडियो एवं अन्य प्रचार प्रसार माध्यमों द्वारा जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। अध्याय 5वें में शिक्षक की व्यवस्था होगी। इसके अंतर्गत सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विकलांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया जाएगा। जिसके अंतर्गत जो कार्य निर्धारित किया जाएगा उसमें सबसे पहला है सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विकलांग बच्चे को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक उचित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ बच्चों विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास करना है, यानी समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना है। विकलांग बच्चों के लाभ हेतु उपयुक्त परिवहन, भवन निर्माण तथा पाठ्यक्रम तैयार करना और परीक्षा प्रणाली में संशोधन सुनिश्चित करना होगा। विशेष शिक्षा के जरूरतमंद बालकों के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में विशेष विद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देना होगा। विकलांग बच्चों हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना होगा। अध्याय 6 में रोजगार। प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठानों में 3 पद आरक्षित होंगे और इन तीनों पद पर विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित करने का प्रावधान होना चाहिए। दृष्टिहीन या अल्पदृष्टि, श्रवण विकलांग और गत्यात्मक विकलांग या प्रमस्तिष्की 1-1% रोजगार प्राप्ति की अधिकतम सीमा में छूट होगी। सरकारी अनुदान प्राप्त कर रही हुई सभी गैर सरकारी संस्थाओं को विकलांग व्यक्तियों को 3% आरक्षण देना होगा। विशेष रोजगार कार्यालय की स्थापना होगी। उपयुक्त सरकारें विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार करने के लिए योजनाएं बनाएंगी। गरीब उन्मूलन संबंधी योजनाओं के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ 3% आरक्षण दिया जाएगा। 7वें अध्याय में स्वीकार कार्य। सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण प्रदान करना होगा। पहला, घर बनाने, व्यापार करने, विशेषज्ञ मनोरंजन केंद्र स्थापित करने, विशेष विद्यालय, अनुसंधान विद्यालय तथा उद्योग स्थापित करने हेतु रियायत दरों पर भूमि आवंटन सम्मिलित है। इस प्रकार से बच्चों विकलांग व्यक्तियों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर सहायता के लिए सभी कानूनी प्रावधान उपलब्ध कराए गए। उनके अधिकारों का वर्णन किया गया और परंतु इनके प्रभावी उपयोग एवं क्रियान्वयन हेतु लोगों में जितनी अधिक जागरूकता होगी, इन अधिकारों के प्रति होगी, उतने ही अधिक विकलांग व्यक्ति इन प्रावधानों का लाभ उठाएंगे।
इसलिए लोगों का जागरूक होना, इन अधिकारों के प्रति लोगों का जागरूक होना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से विकलांग व्यक्ति इन प्रावधानों का लाभ उठा पाएंगे और जीवन में एक सफल नागरिक और एक उत्पादक नागरिक के रूप में कार्य कर सकेंगे। हाँ, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। थैंक यू।